सारे केमिकल पैरामीटर्स देखेंगे, बट पहला क्या है दोस्तों, पहला है हमारा डिसॉल्व सॉलिड्स। तो दोस्तों डिसॉल्व सॉलिड्स क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो सॉलिड्स हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिसॉल्व सॉलिड्स की दोस्तों यूनिट क्या होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, डिसॉल्व सॉलिड्स की यूनिट जो होती है वो हमारी mg/लीटर होती है। अब ठीक है, अब बात करते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं हमारे पानी में। तो दोस्तों डिसॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे पानी में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो डिसॉल्व सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में दोस्तों हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, CO3 SCO3 Al+3 Mg+2 और दोस्तों और भी एग्जांपल हो सकते हैं। दोस्तों बात करें डिसॉल्व सॉलिड्स को हम मेजर कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और हम कह सकते हैं एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो डिसॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल्स टू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये क्या है, ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले की यूनिट्स भी याद रहनी चाहिए और सेम वही यूनिट में आपको लिखना है ये। तो डिसॉल्व सॉलिड्स की यूनिट होती है हमारी mg/लीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती है दोस्तों हमारी माइक्रो/सेंटीमीटर। दोस्तों क्या है, ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है डिसॉल्व सॉलिड्स निकालने का। अभी तक दोस्तों इस फॉर्मूले पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है हमारे किसी एग्जाम में, तो इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है कि आगे चल के आपको ये फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला केमिकल पैरामीटर जो कि है हमारा पीएच। तो दोस्तों अगला केमिकल पैरामीटर होने वाला है हमारा क्या, पीएच। दोस्तों पीएच क्या होता है, पीएच होता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो दोस्तों हमें पीएच क्या बताता है, हमें पीएच जो है वो किसी भी मटेरियल का बेसिक और हम कह सकते हैं बेसिडिक या एसिडिक बिहेवियर बताता है किसी भी मटेरियल का। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है और पानी का पीएच जो है दोस्तों ग्रेटर देन 7 हुआ तो हमें पता है कैसा पानी होने वाला है, हमारा बेसिक होने वाला है। अगर पीएच दोस्तों हमारा लेस देन 7 हुआ तो ये क्या होने वाला है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला है। और बात करें अगर पीएच हमारा दोस्तों =7 हुआ तो कैसा बिहेवियर शो करने वाला है, ये हमारा न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पीएच दोस्तों हमारा होता है किसके इक्वल है। दोस्तों पीएच हमारा इक्वल होता है -log(10) H+ का कंसंट्रेशन। और ठीक है दोस्तों, और हम बात कर सकते हैं POH, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है दोस्तों, अब H+ और OH- क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो H+ होता है हमारा ये कंसंट्रेशन ऑफ H+, इस साइन के अंदर हम किसी को भी डिनोट करें तो वो क्या है उसका कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन मोल्स/लीटर। और दोस्तों ये क्या है, OH- ब्रैकेट में OH-, तो दोस्तों ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन मोल्स/लीटर। दोस्तों हमें H+ और OH- मिला कैसे, दोस्तों हमें पता है H2 होता है हमारा पानी। अब दोस्तों हम इसे ब्रेक करें तो ये किस में चेंज होगा, H+ एंड OH- में। तो H+ ये आ गया हमारा, OH- ये आ गया। और दोस्तों बता दूं आपको, हमेशा याद रखिएगा pH प्लस POH दोस्तों ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, हमारे हमेशा इक्वल होंगे 14 के। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन की, तो H+ कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- दोस्तों इनका मल्टीपल क्या हुआ, इनका मल्टीपल होता है हमेशा 10⁻⁴14। ठीक है दोस्तों, ये पीएच की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए हमें एक पीएच दे रखा है 1, एक पीएच 1 दे रखा है और एक पीएच 7 दे रखा है। हम जानते हैं 1 से 7 के बीच में क्या होता है दोस्तों, 1 से 7 के बीच में एसिडिक होता है हमारा।
तो 1 और 7 में से कौन सा मटेरियल ज्यादा एसिडिक होगा? तो याद रखिए दोस्तों, जिसका पीएच 1 होगा वो हमारा ज्यादा एसिडिक होने वाला है। और वही बात करें, किसी का पीएच दे रखा है हमें, मान लीजिए 8 और यहाँ पीएच दे रखा है 14, और पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो याद रखिएगा जिसका पीएच 14 है वो हमारा ज्यादा बेसिक होता है। ठीक, एक बात और बता दूं आपको कि दोस्तों पीएच जो होता है हमारा, पीएच जो होता है वो H+ कंसेंट्रेशन के साथ, अगर मान लीजिए हमारा H+ कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, H+ कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो पीएच क्या होगा दोस्तों? पीएच हमारा नीचे गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। दो मान लीजिए पहले 3 था, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, इसी तरह कम होता रहेगा। और हम कह सकते हैं हमारा जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या होगा दोस्तों? हमारा एसिडिक बिहेवियर बढ़ता रहेगा। और वहीं अगर पीएच 2 रखा है दोस्तों और हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H+ दे रखा है और हमें एसिडिक बिहेवियर बताना है, तो अगर हमारा H+ का कंसेंट्रेशन दोस्तों क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो पीएच क्या होगा दोस्तों? पीएच हमारा बढ़ता चलेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से पीएच हमारा बढ़ता चलेगा। और जो एसिडिक बिहेवियर होगा या एसिडिक कैरेक्टर होगा इसका, वो दोस्तों हमारा कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ पीएच। अब बात करते हैं कि हम पीएच को मेजर कैसे करते हैं, और हम पीएच को मतलब पीएच जानने के लिए, चेक करने के लिए हमारा एसिडिक है या बेसिक है कोई मटेरियल, तो हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो दोस्तों अब बात करें हम पीएच को किससे मेजर करते हैं। दोस्तों हम पीएच को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। दोस्तों ये हमारा डिवाइस होता है जो पीएच मेजर करने के लिए काम आता है। दोस्तों बता दूं आपको, गेट और ईएससी में तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, बट हो सकता है एसएससी जीई या किसी छोटे एग्जाम में पूछ ले कि पीएच हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो दोस्तों इंडिकेटर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है। तो ये दोस्तों हम यहाँ बता दूं आपको, वैसे तो बहुत ही इंडिकेटर है, बट हम यहाँ सिर्फ 2 इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा फिनोल्फथैलीन और दूसरा है दोस्तों हमारा मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों जो फिनोल्फथैलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, फिनोल्फथैलीन है जो ये हमारा बेसिक इंडिकेटर है, और दोस्तों मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा, ये हमारा एसिडिक इंडिकेटर है। और दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बेसिक इंडिकेटर है या एसिडिक इंडिकेटर है? क्यों? कि दोस्तों फिनोल्फथैलीन हमारा किस पीएच रेंज में काम करता है दोस्तों? ये हमारा 8.6 से, अगर हमारे मटेरियल का रेंज या मटेरियल का पीएच 8.6 से दोस्तों 10.3 हो, 8.6 से 10.3 पीएच हो हमारे मटेरियल का, जब ही हमें फिनोल्फथैलीन काम करना हो, वो फिनोल्फथैलीन हमारा वर्क करता है और बताता है कि हमारा जो मटेरियल है वो बेसिक है। अगर पीएच 8.6 से 10.3 है तो, और वो दोस्तों कैसे शो करता है? दोस्तों फिनोल्फथैलीन का कलर होता है येलो, फिनोल्फथैलीन का कलर होता है दोस्तों येलो, और इसका कलर किस में चेंज होता है? इसका कलर चेंज हो जाता है हमारा रेड में। तो दोस्तों ये बताता है कि हमारा जो पानी है वो बेसिक है कब? जब वो येलो से रेड में चेंज हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज दोस्तों एसिडिक इंडिकेटर क्यों है? कि दोस्तों ये हमारा वर्क करता है पीएच रेंज 2.8 से 4.2 में। अगर दोस्तों हमारे पानी का पीएच 2.8 से 4.2 होगा जब हमारा मिथाइल ऑरेंज वर्क करेगा, और ये हमें कैसे बताएगा कि ये हमारा एसिडिक है? 2.8 से 4.2 के बीच में है पीएच। दोस्तों ये इसका कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड से येलो में। मिथाइल ऑरेंज का कलर दोस्तों कैसा होता है? रेड होता है, और ये किस में चेंज हो जाता है? ये हमारा हो जाता है येलो कलर में चेंज। ठीक है दोस्तों ये था हमारा जितना भी हमें पीएच पढ़ना था गेट, ईएससी, एसएससी, जेईई किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला केमिकल पैरामीटर जो कि हमारा अल्केलिनिटी। तो दोस्तों अल्केलिनिटी हमारा तीसरा केमिकल पैरामीटर है। ये होता क्या है अल्केलिनिटी? दोस्तों इट इज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर। तो दोस्तों अल्केलिनिटी क्या है दोस्तों? अल्केलिनिटी हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। किसके अंदर? पानी के अंदर।
तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केलिनिटी कहते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करना किसके अंदर, पानी के अंदर, ये हमारा एल्केलिनिटी। और दोस्तों जो एल्केलिनिटी होती है ना, ये मेनली किसकी वजह से होती है दोस्तों, मेनली हमारी नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह से होती है। दोस्तों जनरली हमारी किस वजह से होती है, नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करें एल्केलिनिटी के, दोस्तों SCO3- CO3 और OH-, ये तीन क्या है दोस्तों, ये तीन हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। और दोस्तों अभी आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में भी हम इन तीनों का ही यूज करेंगे। कुछ भी हो जाए आपको ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए। अब बात करें माइनर कंपोनेंट्स, तो दोस्तों माइनर कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। आपको कोई नेगेटिव चार्ज आयंस और याद आ रहा हो तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। सब माइनर कंपोनेंट्स में आते हैं, बट मेजर कंपोनेंट्स में ये तीन आते हैं, SCO3-, CO3- और OH-। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, सोर्स ऑफ अल्केलिनिटी की। तो दोस्तों हमारे पानी में अल्केलिनिटी आती कहां से, दोस्तों हम मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ अल्केलिनिटी। दोस्तों हमारे पानी में अल्केलिनिटी आती कहां से, हम मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं पानी क्या होता है दोस्तों, पानी होता है हमारा H2O, बट इसमें मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड हो जाए, क्या हो जाए CO2, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है H2CO3। अब दोस्तों होता क्या है, H2CO3 होता है ना दोस्तों, ये हमारा आयोनाइज हो जाता है किसमें, H+ में और HCO3- में। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या मिल गया हमें, ये हमारा पहला मेजर कंपोनेंट मिल गया SCO3-। अब दोस्तों SCO3- जो होता है ना दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा आयोनाइज हो जाता है किसमें, H+ में और CO3 में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां हमारा मेजर कंपोनेंट मिल गया दूसरा। अब दोस्तों ये CO3 है ना दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, जब ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है तो दोस्तों ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है हमारा OH- प्लस HCO3-। दोस्तों ये हमें OH- और HCO3-। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा ये जो तीन जो रिएक्शन होती हैं दोस्तों, ये हमारी कैसी रिएक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती हैं। जैसे कि हम देखा ये 1 2 3 ये तीनों हम मेजर कंपोनेंट तो मिल गए किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के। बट ये जो पहले की 3 रिएक्शन है दोस्तों, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती हैं। और हम कह सकते हैं कैसी रिएक्शन होती हैं, हमारी फास्ट रिएक्शन होती हैं। और दोस्तों ये आखिरी इक्वेशन जो है हमारी कैसी रिएक्शन होती है, वीक रिएक्शन होती है। और हम कह सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, हमारी स्लो रिएक्शन होने वाली है। बट दोस्तों ये हमारी आखिरी जो इक्वेशन है ये किस पे वर्क करती है, स्लो इक्वेशन है, वीक इक्वेशन है, बट ये वर्क किस पे करती है, तो ये हमारा वर्क करती है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ली चार्टलियर प्रिंसिपल पर ही दोस्तों हमारा वर्क करती है। ये हमारी लास्ट इक्वेशन याद रखिएगा, ना गेट ये ना ईएससी ना एसएससी किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, बट हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि CO3 प्लस H2O OH- प्लस SCO3-। दोस्तों ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वीक रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो दोस्तों हमारी किस प्रिंसिपल काम करती है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। किस पर काम करती है दोस्तों, CHATLIER प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई सोर्सेस की बात, मेजर कंपोनेंट माइनर कंपोनेंट्स की बात। अब देखते हैं कि हम अपनी अल्कलिनिटी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो दोस्तों हम अपनी अल्कलिनिटी को किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं, हम अपनी अल्कलिनिटी को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में अपनी अल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों उसका फॉर्मूला है हमारा अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या होती है इसकी, mg/लीटर। दोस्तों हमारे किसके इक्वल होता है, मैं बता दूं आपको कि अल्कलिनिटी में हम फिर
क्या कंपोनेंट लेते हैं, सिर्फ अपने मेजर कंपोनेंट्स लेते हैं, अपने माइनर कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। तो दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस, हमें दोस्तों क्वेश्चन में गिवन होगा कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस, और दोस्तों उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, mg पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ये दोस्तों 2 है, ये 2 माइनस है, इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, हमारा रहेगा OH माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एल्कलिनिटी है और हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इंटू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, दोस्तों 2 माइनस है यहाँ। फिर दोस्तों प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ SCO3 में बाइकार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे गेट, ESE, SSC, JEE, कितना भी एग्जाम हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, और एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस किया होगा तो उसमें किस फॉर्म में किया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही किया होगा। अब दोस्तों ये ध्यान लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है हमारा, दोस्तों इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट जो होता है दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। अब हम कैल्शियम, दोस्तों सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या है दोस्तों, मैं बता दूं फिर आपको, इक्विवेलेंट वेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्तों, पहले हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, 14 + 12 + 16 3 जा 48 अपॉन वैलेंसी कितनी हुई दोस्तों, उसकी वैलेंसी होती है 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कितना होने वाला है, इसका इक्विवेलेंट वेट होने वाला है दोस्तों हमारा 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है 50। अब दोस्तों बात करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, कार्बोनेट का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस, तो इससे ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। और दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12 + 16 3 जा 48 और वैलेंसी कितनी 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों 30 के। और दोस्तों बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ अब किसका, HCO3 माइनस का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस का, दोस्तों ये किसके इक्वल होगा, इसका इक्विवेलेंट। दोस्तों याद रखिए हम क्या निकाल रहे हैं, फिर से इक्विवेलेंट वेट ही निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 + 12 + 16 3 48 अपॉन 1। दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 48 + 61 के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस दोस्तों ये क्या होने वाला है, हमारा 61 होने वाला है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, दोस्तों अब किसका निकालने वाले हैं हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस, दोस्तों इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होने वाला है, ऑक्सीजन का 16 + 1 अपॉन 1, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है 17 के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस क्या होने वाला है दोस्तों, हमारा 17 होने वाला है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्कलिनिटी को CaCO3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं mg पर लीटर में, आइए देखते हैं। और तो दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या निकाला है 50, तो यहां से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हटा के यहां क्या लिख सकते हैं,
50। और दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या निकाला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या है दोस्तों हमारा 30। तो यहां हम इसे हटा क्या लिख सकते हैं 30। और दोस्तों बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है दोस्तों, हमारा बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है कितना है, बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 61, 50/61 हो जाएगा दोस्तों। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस क्या है दोस्तों, ये है हमारा अपॉन 17। तो दोस्तों ये हमारा एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होने वाला है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इंटू 50/30 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस इंटू 50/61 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू 50/17। दोस्तों मैं आपको इसे थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूं। दोस्तों एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर, याद रखिए किस में होनी चाहिए, mg पर लीटर में निकलेगी आपकी। तो दोस्तों हमारा किसकी इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा किस फॉर्म में, इन mg पर लीटर में, इनटू अब देखिए दोस्तों मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों 50 अपॉन, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों हमारा 30 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस। दोस्तों ये भी हमारा किस में होगा, ये भी हमारा होगा mg पर लीटर में, क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा हमेशा, इनटू अब दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। और दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बाइकार्बोनेट का 61 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये भी दोस्तों किस में होना चाहिए इन mg पर लीटर में, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल होता है 17 के। दोस्तों ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है किसका, अल्कलिनिटी का इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, गेट, TSE, SSC, JEE, WPA, कोई भी दोस्तों कोई भी, अगर आपको अल्कलिनिटी से कैल्शियम कार्बोनेट में रिप्रेजेंट करने आएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा। और आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको ये लिखना होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे रखा हो, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का दे रखा होगा, तो याद रखिए आप उसमें क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे। हो सकता है इसका ना दे रखा हो, इन दोनों का कंसंट्रेशन दे रखा हो, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते रहते हैं हर साल, और वो हम देखने वाले हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं अल्कलिनिटी का रिलेशन विद pH। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारा अल्कलिनिटी का रिलेशन विद pH। तो दोस्तों हमने एक कर्व ड्रॉ कर रखा है, यहाँ इसमें y एक्सिस पे pH है हमारा, और x एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर। तो दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले हैं बता दूं आपको। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कंटेनर है, हमने क्या किया, हमें पता है ये क्या है, ये हमारा बेसिक नेचर रखता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये अल्कलिनिटी रखता है इसकी पानी के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया, और साथ में ही हमने इसमें क्या यूज किए हैं, इंडिकेटर, और साथ में ही हमने अपने इसमें इंडिकेटर्स यूज किए हैं। इंडिकेटर्स कौन से पढ़ रखे हैं दोस्तों, हमने इंडिकेटर्स पढ़ रखे हैं अपने मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों ये स्क्रीन से बाहर हो गया है लगता है मुझे, मैं दोबारा थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये बीकर था, और ये अल्कलीन वाटर, यानी कि ये बेसिक नेचर रखता है, ये पानी इसके अंदर बेसिक नेचर रखता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसमें एसिड डाला, मैंने क्या किया, इसमें एसिड डाला। क्या करने के लिए, मैंने सोचा कि मैं इसे न्यूट्रलाइज कर देता हूं, बेसिक से इसे एसिडिक में चेंज कर रहा हूं, मैंने सोचा इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मैं इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया, और साथ में ही मैंने क्या किया दोस्तों, साथ में ही मैंने इसमें इंडिकेटर्स डाले, अपने इंडिकेटर्स डाले। इंडिकेटर्स कौन से पढ़ रखे हैं हमने, पी से दोस्तों, पी है हमारा फिनोल्फेथैलीन, और एम क्या दोस्तों, एम है हमारा मिथाइल ऑरेंज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसमें इंडिकेटर्स भी डाले। तो हमने देखा कि मान लीजिए इसका पहले जो pH था वो 10.4 था,
फिर इसका पीएच कम होना स्टार्ट हुआ और ये कहाँ आया हमारा 8.3 तक आया। और दोस्तों हम जानते हैं कि 8.3 रेंज तक ही हमारा फिनोल्फेथिलीन अपना इंडिकेटर वाला काम कर सकता है। तो 8.3 पे हमने देखा कि यहाँ तक ही हमारे फिनोल्फेथिलीन ने काम किया। अब दोस्तों हमने एसिड और डाला इसमें, तो दोस्तों ये कहाँ पहुँच गया, इसका पीएच, हमारा जो सॉल्यूशन था उसका पीएच पहुँच गया दोस्तों 4.5 पर। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा मिथाइल ऑरेंज काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन हमने मिथाइल ऑरेंज भी तो शुरुआत में ही डाला था, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज हमारा यहाँ से यहाँ आएगा। हमने शुरुआत में ही मिथाइल ऑरेंज डालना स्टार्ट किया, फिनोल्फेथिलीन भी किया और एसिड भी किया। तो जब हमारा पीएच 8.3 पे आ जाएगा, हमने क्या किया, फिनोल्फेथिलीन डालना छोड़ दिया। क्यों कि ये सिर्फ 8.3 तक ही काम करता है, बट मिथाइल ऑरेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक काम करता है, 4.5 से 2.8 तक। तो इसलिए हमने इसे 4.5 तक डाला कि यहां से हमारा क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज काम करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों हमने एसिड क्यों डाला, हमने एसिड इसलिए डाला कि हम चाहते थे कि ये OH माइनस है, ये हमें अल्कलिनिटी दे रहा है, तो ये क्या हो जाए, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए और H2O में चेंज हो जाए। और दोस्तों ये कार्बोनेट है, हमने इसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, तो पहले बाइकार्बोनेट में चेंज हुआ, फिर बाइकार्बोनेट को फिर हमने किस में चेंज कर दिया, H2O प्लस CO2 में, क्योंकि हमें पता है CO2 से तो बनते हैं सारे। तो दोस्तों अब जब हमारा पीएच 10.4 से 8.3 तक आएगा, जब हमारा पीएच 10.4 से 8.3 तक आएगा, तो दोस्तों इतने रेंज में जितना भी हमारा OH माइनस होगा, OH माइनस होगा और साथ में ही आधा कार्बोनेट, जितने हमारे सॉल्यूशन में कार्बोनेट है उसका आधा। दोस्तों 8.3 तक आते आते पीएच क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। OH माइनस प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट 10.4 से पीएच दोस्तों जब हमारा 8.3 तक आ जाएगा, तो ये हमारा इतना हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम कह सकते हैं OH माइनस जो H2O में टूट जाएगा और CO3 2 माइनस है दोस्तों, उसका आधा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पीएच दोस्तों कहां से आया, हमारा पीएच आया दोस्तों ये 8.3 से 4, दोस्तों ये है 10.4 से 8.3। अब दोस्तों हमारा पीएच कहां से आया, 8.3 से 4.5 तक, यानी वॉल्यूम ऑफ, इसमें हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने इंडिकेटर यूज किया सिर्फ अपना मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन 8.3 पीएच तक आने तक यूज किया था। अब हमने दोस्तों यहाँ यूज किया है सिर्फ मिथाइल ऑरेंज कहां तक, 4.5 आने तक पीएच। तो दोस्तों जब हम यहां देखेंगे 4.5 तक, तो हमारा हाफ ऑफ कार्बोनेट जो यहां रह गया था वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस हमारा दोस्तों बाइकार्बोनेट जो हमें एल्केलिनिटी देता था दोस्तों, ये भी हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा 4.5 पीएच आते आते, यानी मिथाइल ऑरेंज तक यूज होते होते 4.5 से। ठीक है दोस्तों, तो ये बताता है हमें कर्व की हमारी एल्केलिनिटी का रिलेशन विद पीएच। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए कि जो हमने फिनोल्फेथिलीन यूज किया वो मिथाइल ऑरेंज के बराबर ही था, यानी कि हमारा पीएच यहां से 8.3 तो आया, हमने यहां से यहां तक ही मिथाइल ऑरेंज किया, यहां पर ही हमारा मिथाइल ऑरेंज खत्म हो गया, यानी कि 8.3 से सीधे क्या हुआ दोस्तों, 4.5 हुआ, बीच में चेंज नहीं हुआ, सीधे यहां पहुंच गया 4.5 थे। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसा कभी हुआ तो यानी इसमें बाइकार्बोनेट तो होंगे ही नहीं। अगर सीधे हमारा 8.3 से 4.5 पे आ जाए, चीजें झटके से ऐसे करके नीचे आ जाता, बिल्कुल यूं करके नीचे आ जाए, मीन्स इसमें बाइकार्बोनेट तो है नहीं, सिर्फ इसमें क्या है OH माइनस और हाफ ऑफ कार्बोनेट। तो दोस्तों जब भी हमें P = M मिल जाए, यानी फिनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज का कंसंट्रेशन बराबर मिल जाए, वॉल्यूम बराबर मिल जाए, इस केस में हमारी कौन सी अल्कलिनिटी होती है दोस्तों, इस केस में हमारी होती है कॉस्टिक अल्कलिनिटी। और दोस्तों कॉस्टिक अल्कलिनिटी कौन सी होती है, ये अल्कलिनिटी होती है हमारी ड्यू टू OH माइनस, जो भी हमारी OH माइनस की वजह से अल्कलिनिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्टिक अल्कलिनिटी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो फिनोल्फेथिलीन है वो हमारा क्या है, लेस देन है M/2 से, जो फिनोल्फेथिलीन है वो आधा है किसके, M/2 के। तो दोस्तों इस केस में याद रखिएगा जो हमारी अल्कलिनिटी होगी, हमारे इस सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी होगी, वो किस वजह से होगी दोस्तों, वो हमारी
कार्बोनेट CO3 2- एंड बाइकार्बोनेट SCO3- की वजह से ही होगी। दोस्तों ये कार्बोनेट एल्केलिनिटी हुई है, बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अगर फिनोल्फेथिलीन जो है वो M/2 से ज्यादा हुआ उसका वॉल्यूम फिनोल्फेथिलीन का, तो इस केस में याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी एल्केलिनिटी होगी वो किस वजह से होगी दोस्तों, वो हमारी ज्यादातर होगी OH- की वजह से और दोस्तों कार्बोनेट की वजह से। OH- की वजह से और कार्बोनेट की वजह से होगी हमारी, जब हमने फिनोल्फेथिलीन ज्यादा यूज किया हो किससे, M/2 से। अब दोस्तों एक केस ये भी हो सकता है अगर दोनों ही बराबर हुई तो फिनोल्फेथिलीन और और मिथाइल ऑरेंज का हाफ दोनों इक्वल हो, तो दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगी हमारी कार्बोनेट एल्केलिनिटी, कार्बोनेट एल्केलिनिटी। और दोस्तों हम जानते हैं कौन सी एल्केलिनिटी है हमारी, किसकी वजह से, CO3 2- की वजह से। अब दोस्तों एक केस और हो सकता है जो क्या हो कि फिनोल्फेथिलीन P=0 यानी फिनोल्फेथिलीन का यूज ही ना हो कुछ। मान लीजिए हमने यहां से किया 10.4 से सीधा पीएच कहां आ गया दोस्तों, 4.5 पे आ गया, बीच में 8.3 पे कहीं रुका ही नहीं, सीधे यहां से 10.4 से 4.5 पे आ गया पीएच हमारा, सीधे डायरेक्ट हमने थोड़ा सा एसिड डाला सीधे नीचे आ गया। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये होगा कि हमारे सॉल्यूशन में OH- तो था ही नहीं और कार्बोनेट भी क्या था दोस्तों, कार्बोनेट भी थोड़ा सा ही था। तो हम कह सकते हैं कि अगर P=0 हुआ तो ये हमारी एल्केलिनिटी दोस्तों किसकी वजह से होगी, ये एल्केलिनिटी होगी हमारी बाइकार्बोनेट की वजह से, SCO3- की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से ये एल्केलिनिटी हमारी होने वाली है। दोस्तों ये हमारे 5 केस बनते हैं एल्केलिनिटी के रिलेशन विद पीएच। आपको ये नहीं लग रहा कि एक केस और बन सकता है कि मिथाइल ऑरेंज हमारा 0 हो जाए, तो दोस्तों मिथाइल ऑरेंज कभी 0 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत से मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफेथिलीन डालना स्टार्ट किए हैं। यहां तक तो हमारा आएगा ही आएगा M, हो सकता है यहां तक M आए फिर उसका सीधे नीचे चले जाए 4.5 पे, यानी 4.5 से और नीचे आ जाए, यहां तक आ जाए, कहीं यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तो M कभी दोस्तों मिथाइल ऑरेंज हमारा कभी 0 नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 केस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में यूज होने वाले हैं और आपके किसी छोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है क्या, एल्केलिनिटी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला केमिकल पैरामीटर जो कि हमारा क्या है, जो है हमारा हार्डनेस। तो दोस्तों हमारा अगला केमिकल पैरामीटर क्या है, हार्डनेस। तो दोस्तों हार्डनेस हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि डू नॉट फॉर्म लेदर। ये क्या, हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे पानी में झाग पैदा नहीं होते। लेदर क्या होता है दोस्तों, झाग होता है, जो हमें पता है कि प्रॉपर्टी हार्डनेस जिसकी वजह से हमारे पानी में झाग पैदा नहीं होते। तो ये दोस्तों ये होता है हमारा हार्डनेस। अब दोस्तों अब नई बात आती है, हार्डनेस हमारे पानी में आती क्यों है। तो दोस्तों हार्डनेस हमारे पानी में मेनली मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से नहीं आती। कटायन जानते हैं दोस्तों, कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और मल्टीवेलेंट होते हैं दोस्तों, मल्टीवेलेंट होते हैं हमारे जिनकी वैलेंसी ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। जैसे एग्जांपल Ca2+, Mg2+, Al3+, Cu2+। दोस्तों ये क्या है, ये कटायन है, ये मल्टीवेलेंट कटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इनकी वैलेंसी क्या है, हम देख सकते हैं 1 से ज्यादा, कोई 2+ है, कोई 3+ है, कोई 2+ है, तो इनकी वैलेंसी क्या है, 1 से ज्यादा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गए हमारे मल्टीवेलेंट कटायन और इन्हीं की वजह से हार्डनेस हमारे पानी में होती है। दोस्तों जो हमारे पानी में टोटल हार्डनेस होती है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कार्बोनेट हार्डनेस होगी या वो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार्बोनेट हार्डनेस की और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों अगर कार्बोनेट हार्डनेस है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और वही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे कहते हैं अपनी परमानेंट हार्डनेस। और दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस होती क्यों है दोस्तों, ये होती है हमारी ड्यू टू सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उनकी वजह से हमें कार्बोनेट हार्डनेस मिलती है अपने पानी में। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किस वजह से होती है, ये हमारी होती है किसके सॉल्ट की वजह से,
सल्फेट और क्लोराइड की सॉल्ट से, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, सल्फेट और क्लोराइड की सॉल्ट से। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमें हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिलती है। अब दोस्तों इसे टेम्पोरेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं? ये रिमूव हो जाती है किससे? सिर्फ बॉइलिंग से, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और हम अपने पानी को ढंग से उबाल लें तो उससे हमारी कार्बोनेट हार्डनेस खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो दोस्तों ये नॉर्मल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, इसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करने होते हैं, जिसमें से कुछ हमारे आयन एक्सचेंज मेथड दोस्तों हमारा उसमें से एक मेथड होने वाला है। और दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, एक है हमारा जियोलाइट प्रोसेस। दोस्तों ये सारे ही मेथड हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट प्रोसेस, और भी मेथड है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी टाइप ऑफ हार्डनेस। अब बात करते हैं कि हम जैसे हमने एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस किया था कैल्शियम कार्बोनेट में, हम हार्डनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, अब हम ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम हार्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, सेम दोस्तों हम इसको एल्कलिनिटी की तरह ही करते हैं और सेम इसका फॉर्मूला भी वही है। तो टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg/L इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+, या हम कह सकते हैं कैल्शियम इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम Ca2+ प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इन mg/L इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। अगर दोस्तों इसकी जगह कोई और मल्टीवेलेंट कटायन दे रखा हो तो वो भी हमारा इसी तरह से ऐड हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ डैश इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डैश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे हमने एल्कलिनिटी के फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। और दोस्तों हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला सीखा था। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला था हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब दोस्तों हम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट तो निकाल चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों हमारा किसकी इक्वल था? ये हमारा इक्वल था 50 के। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। दोस्तों इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसका इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा, दोस्तों मैं बता दूं आपको, कैल्शियम का हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा 20। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम Mg2+ की। दोस्तों मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्तों? हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट 24/2 इक्वल्स टू 12। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होने वाला है Mg2+ का? दोस्तों इसका होने वाला है 12। अब दोस्तों अपने फॉर्मूले को हम फिर से एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू 50/20 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Mg+2। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+ और Ca2+ इंटू 50/12। और दोस्तों कंसेंट्रेशन किस में दे रखा होगा? mg/L में। दोस्तों ये दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है। तो क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2+। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी क्वेश्चन मिले, आपको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही उसका आंसर मिला होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है एक बार। और दोस्तों हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर। ठीक है दोस्तों, अब हमने दोस्तों आपको याद होगा अल्कलिनिटी में इंडिकेटर भी पढ़ा था एक, तो यहां भी हम पढ़ने वाले हैं कि सॉरी दोस्तों पीएच में पढ़े थे हमने इंडिकेटर। तो हम हार्डनेस में भी इंडिकेटर देखने वाले हैं कि हमें पता कैसे करते हैं कि हमारे पानी में हार्डनेस है या नहीं है। तो दोस्तों जो हम अपनी हार्डनेस पता करते हैं किसी पानी में है कि नहीं, वो एक टाइट्रेशन प्रोसेस से करते हैं। तो हम देखते हैं उस प्रोसेस को हम किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पानी लेते हैं, हम कह सकते हैं क्या ले सकते हैं? हार्ड वाटर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने हार्ड वाटर लिया, फिर दोस्तों हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? ये है हमारा एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो दोस्तों बता दूं आपको, ये हमारा एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी है कि हम हार्डनेस पता करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। हम इंडिकेटर यूज करते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी।
दोस्तों टी नहीं, सिर्फ टी है। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हम यूज करते हैं किस लिए? टाइट्रेशन प्रोसेस में। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या करते हैं हम अपने इंडिकेटर को पहले हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, फिर दोस्तों हम उसे टाइट्रेशन करते हैं। हम कह सकते हैं टाइट्रेशन कैसे, किससे? ईडीटीए सॉल्यूशन से। ये क्या है दोस्तों? ईडीटीए हमारा है टाइट्रेंट। हम इससे टाइट्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा फ्लास्क को नीचे ले लेते हैं और फ्लास्क को हिलाते रहते हैं, ऊपर से पानी, ऊपर से डिप डलती रहती है, उसे कहते हैं हम टाइट्रेशन। और हम उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? ईडीटीए सॉल्यूशन यूज करते हैं। दोस्तों ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है? इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड फुल फॉर्म है किसकी? ईडीटीए सॉल्यूशन की। अब दोस्तों क्या होता है, पहले तो हमारे सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू। जब हम इससे टाइट्रेशन करते रहते हैं, इसका कलर क्या होता है दोस्तों? इसका कलर हो जाता है हमारा ब्लू। अब दोस्तों हम ईडीटीए सॉल्यूशन होता है, हम क्या करते हैं उससे ऐसे नीचे का, आपने देखा होगा कि हम फ्लास्क को इस तरह से हिलाते रहते हैं और ऊपर से डिप इसमें आ रही होती है, तो दोस्तों ड्रॉप आ रही होती है, तो हम वो ब्लू से हमारा कलर किस में चेंज हो जाए? अगर हमारा कलर रेड में चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा पानी क्या है? हार्ड वाटर है। अगर रेड कलर का ना हो तो हमारा पानी दोस्तों हार्ड वाटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं हार्डनेस के लिए। और दोस्तों याद रखिए ये हमारा एक गेट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये एसएससी जेईई में आने का इसका बहुत ज्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको जो हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत काम आने वाला है, जो कि है कि जो हमारी हार्डनेस होती है ना, कार्बोनेट हार्डनेस। दोस्तों जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होगी, दोस्तों वो किसके इक्वल होगी? वो हमेशा इक्वल होगी किसके? मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस या एल्केलिनिटी। दोस्तों काफी बार देखा गया कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है, हमें एल्केलिनिटी दे रखी होती है, टोटल हार्डनेस दे रखी होती है, हमसे पूछा जाता है कि हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होने वाली है। तो याद रखिए हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होती है? मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी। इन दोनों में से जो हमारा कम होगा हम कह देंगे कि वही हमारा कार्बोनेट हार्डनेस होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला केमिकल पैरामीटर क्या है? दोस्तों अगला केमिकल पैरामीटर है हमारा क्लोराइड कंटेंट। तो दोस्तों क्लोराइड कंटेंट क्या है? इट इंडिकेट्स द पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। दोस्तों क्लोराइड कंटेंट हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि हमारे पानी के अंदर जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है, वो किस वजह से है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसे मेजर कैसे करते हैं। दोस्तों अब हम अपने क्लोराइड कंटेंट को मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी? मोर्स मेथड की। किसकी हेल्प लेते हैं दोस्तों? मोर्स मेथड की हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाटर सैंपल लेते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों, जिसमें हमें क्लोराइड कंटेंट चेक करना है कि इस पानी में क्लोराइड है कि नहीं, क्लोरीन है कि नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने एक नॉर्मल वाटर ले लिया। प्लस अब दोस्तों हम इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं हमारा पोटेशियम क्रोमेट दोस्तों हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है। और ये दोस्तों K2CrO4 ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा पोटेशियम क्रोमेट। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने पोटेशियम क्रोमेट यूज किया एज ए इंडिकेटर। 2-3 डिप डालते हैं दोस्तों, बस 2-3 ड्रॉप डालते हैं डिपर से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस इंडिकेटर और वाटर का टाइट्रेशन कराएंगे दोस्तों। किससे? AgNO3। किससे दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट से। ये क्या है दोस्तों? AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब दोस्तों AgNO3 किससे काम कर रहा है? हमारा टाइट्रेंट का काम कर रहा है। क्यों? हम इसी से तो टाइट्रेशन करा रहे हैं इसकी, अपने इस सॉल्यूशन की, वाटर और पोटेशियम क्रोमेट की। अगर हमारे पानी में दोस्तों व्हाइट पीपीटी क्या दोस्तों? प्रेसिपिटेशन, नीचे व्हाइट पीपीटी बनने लग जाए तो समझ जाइएगा दोस्तों क्या है ये, कि हमारे पानी में क्लोरीन है, क्लोराइड है हमारे पानी में, इसका क्लोरीन का कोई ना कोई कंटेंट है, इसलिए व्हाइट पीपीटी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों? ये हमारा था क्लोराइड कंटेंट और उसे मेजर करने का तरीका। दोस्तों ये हमारा एक गेट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले हार्डनेस पढ़ा था, और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन में आया हुआ है कि हार्डनेस चेक करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए कि हम क्लोराइड कंटेंट के लिए
कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं दोस्तों, पोटेशियम क्रोमेट। और टाइट्रेंट कौन सा यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए, सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। और हमें पीपीटी कैसा मिलता है दोस्तों, पीपीटी हमें व्हाइट कलर का मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अपना अगला केमिकल पैरामीटर जो कि हमारा फ्लोराइड। तो दोस्तों अगला केमिकल पैरामीटर है हमारा फ्लोराइड्स। दोस्तों फ्लोराइड्स में हमें सिर्फ 3 पॉइंट ही याद रखनी है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, सिर्फ ये 3 पॉइंट ही याद रखने, यही 3 पॉइंट हमारे काम के होने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम फ्लोराइड कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर वो लेस देन 1 mg पर लीटर या इक्वल टू 1 mg पर लीटर है तो ये दोस्तों किस में हेल्प करेगा, हमारे टीथ की ग्रोथ में। और दोस्तों इस साथ में क्या करेगा, डेंटल कैविटीज को भी प्रिवेंट करेगा। हेल्प्स इन टीथ ग्रोथ प्लस प्रिवेंट डेंटल कैविटीज। अगर दोस्तों ये तो हुआ हमारे फायदे वाली बात, अब ये आते हैं दोस्तों इसके नुकसान। अगर हम फ्लोराइड दोस्तों 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा लेते हैं तो दोस्तों ये क्या करता है, हमारे मोल्टिंग ऑफ टीथ प्लस डीकलराइजेशन ऑफ टीथ। दोस्तों मोल्टिंग ऑफ टीथ क्या होता है, दांत टेढ़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने, लोगों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, फिर उसमें ताल लगा के सही करना पड़ता है, वो इसी की वजह से होता है। और दूसरा दोस्तों डीकलराइजेशन ऑफ टीथ, यानी कि आपके दांत पीले हो जाएंगे, आप कितना भी कोलगेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके क्या रहेंगे, दांत पीले ही रहेंगे। अगला है दोस्तों, अगर आप फ्लोराइड्स लेते हो कितना, 5 mg पर लीटर से ज्यादा लेते हो तो दोस्तों ये क्या करता है, आपकी बोन में डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा लोगों की बोन टेढ़ी हो जाती हैं, तो वो इसी की वजह से होती है, और उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, बोन फ्लोरेसिस। क्या कहते हैं, बोन फ्लोरेसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फ्लोराइड्स और फ्लोराइड्स के फायदे और दोस्त के नुकसान। ठीक है दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें से एक हमारा प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी बन चुका है। आप याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एसएससी में, एसएससी जेई में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी घुमाए फिराए नहीं होता, ऑप्शन भी सेम होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यानी इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन में ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अपना अगला केमिकल पैरामीटर जो कि हमारा नाइट्रोजन कंटेंट। दोस्तों नाइट्रोजन हमारा अगला केमिकल पैरामीटर है, और दोस्तों नाइट्रोजन में भी हम 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला होने वाला है हमारा क्या दोस्तों, पहला होने वाला है हमारा फ्री अमोनिया, दूसरे क्या होने वाला है दोस्तों, दूसरा होने वाला है हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्गेनिक अमोनिया को हम और क्या कहते हैं, इसे हम एल्ब्यूमिनॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्ब्यूमिनॉइड, OID है, NOID, एल्ब्यूमिनॉइड भी कहते हैं दोस्तों हम किसको, ऑर्गेनिक अमोनिया को। इसकी स्पेलिंग है ALBUMINOID, एल्ब्यूमिनॉइड। अब दोस्तों फिर अगला ऑर्गेनिक का नाइट्रोजन कंटेंट, अगला नाइट्रोजन कंपाउंड होने वाला है हमारा नाइट्रेट्स, जो कि दोस्तों हमारा क्या होता है, NO2-। और अगला है हमारा नाइट्रेट्स जो कि होता है हमारा NO3-। ठीक है दोस्तों, तो हम ये अपने 4 नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं दोस्तों, किसमें, नाइट्रोजन में। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको कहीं दे रखा हो कि दोस्तों क्या, किजेल्डास नाइट्रोजन, तो दोस्तों ये क्या है, याद रखिए, अगर हम फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को एक साथ ले लें, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को एक साथ लें और उनको साथ नाम लेकर बुलाएं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा केजेल्डास नाइट्रोजन। क्या कहलाता है, केजेल्डास नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब हम 1 by 1 हर नाइट्रोजन कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम इसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्री अमोनिया। तो दोस्तों फ्री अमोनिया हमारा क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है हमारा रिसेंट पॉल्यूशन, कि हमारे पानी में दोस्तों हम वाटर से रिलेटेड बात करें तो हम क्या कहते हैं, फ्री अमोनिया क्या हमें इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स रिसेंट पॉल्यूशन। रिसेंट पॉल्यूशन मतलब दोस्तों हमारे पानी में अभी भी कोई गंदगी फैली है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें हमारा फ्री अमोनिया बताता है। अब दोस्तों हम इसे मेजर कैसे करते हैं तो दोस्तों हम इसे मेजर कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको। दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमें पानी हम उसे बॉईल करेंगे, हम अपने पानी को बॉईल करेंगे और दोस्तों उसमें से क्या होगा, उसमें से हमारी
NH3 गैस, उसमें से हमारी NH3 गैस क्या होगी दोस्तों, या हम कह सकते हैं अमोनिया हमारा क्या होगा दोस्तों, लिबरेट होगा, यानी बाहर निकलेगा। और जितना हमारा अमोनिया बाहर निकलेगा, लिबरेट होगा, हम कह देंगे कि उतना ही हमारा इसमें फ्री अमोनिया होने वाला है। क्या करना है दोस्तों, याद रखिए, बॉईल करेंगे NH3 गैस लिबरेटेड, यानी कि हमें क्या करना है, इस गैस को मेजर करना है, अमोनिया को मेजर करना है। यही दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा फ्री अमोनिया। अब दोस्तों हमारा अगला क्या था, अगला था हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। अगला क्या था दोस्तों हमारा, अगला था ऑर्गेनिक अमोनिया। और दोस्तों ऑर्गेनिक अमोनिया को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड। एल्ब्यूमिनॉइड भी कहते हैं हम अपने ऑर्गेनिक अमोनिया को। तो दोस्तों ऑर्गेनिक अमोनिया हमें क्या दर्शाता है, यह हमें दर्शाता है कि मान लीजिए हमारा कोई मटेरियल था, वो डिकम्पोजिशन उसका स्टार्ट होने ही वाला था, बट डिकम्पोजिशन से पहले का जो उसका अमोनिया होगा उसके अंदर मटेरियल का, वो बताता है हमें हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन। दोस्तों हमारा जो मटेरियल था या कुछ भी चीज थी, जो वो डिकम्पोजिशन होना उसका स्टार्ट हो जाए, यानी पानी का डिकम्पोजिशन होने से पहले हमारा जितना भी अमोनिया की क्वांटिटी होगी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी होगी, दोस्तों हमें क्या बताएगा, वो हमें हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया बताएगा। अब दोस्तों अपने ऑर्गेनिक अमोनिया को कैसे मेजर करते हैं, दोस्तों यहाँ जो हमने पानी बॉईल कर लिया था, एक बार ये पानी दोस्तों क्या है, बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसे दोस्तों, दोबारा बॉईल करेंगे, बॉईल अगेन बॉइल्ड वाटर। दोस्तों पहले से बॉईल हुए पानी को हम क्या करेंगे, दोबारा से बॉईल करेंगे, दोबारा से उबालेंगे, और फिर इसमें से जो हमारी अमोनिया यानी NH3 गैस लिबरेटेड होगी, हम वो मेजर करेंगे। लिबरेटेड होगी, हम दोस्तों वो क्या करेंगे, हम वो अपनी गैस मेजर करेंगे। तो दोस्तों ये गैस जो होगी वो हमें बताएगी हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। दोस्तों इनके बीच थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि यहाँ हमने पहली बार अपने पानी को बॉईल किया था, तो जो गैस निकली हमारी NH3 वो हमने मेजर कर ली, वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा फ्री अमोनिया हो गया। बट यहाँ दोस्तों हमने क्या किया, बॉईल किए हुए पानी को, जो पानी पहले से बॉईल है उसे दोबारा बॉईल किया हमने, बॉईल अगेन बॉइल्ड वाटर। तो जब जो हमारी NH3 गैस लिबरेट हो गया, अमोनिया लिबरेट होगा, वही क्या होगा दोस्तों, वही हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया होने वाला है। तो दोस्तों इस मेजरमेंट के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं। तो हमें यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करना होता है, जो कि दोस्तों हमारा पोटेशियम मैग्नीट KMnO4। क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा पोटेशियम पर मैग्नीट। दोस्तों पोटेशियम मैग्नीट नहीं, पोटेशियम, मार्कर चेंज कर लेता हूं। क्या है दोस्तों, ये है हमारा पोटेशियम पर मैग्नीट। पोटेशियम पर मैग्नीट हम दोस्तों इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अपना यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। अब बात करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की। तो दोस्तों अगला हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है, वो है हमारा नाइट्राइट्स। दोस्तों नाइट्राइट जानते हैं क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा NO2-, ये होता है हमारा दोस्तों क्या, नाइट्रेट्स। दोस्तों जो नाइट्रेट्स जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है और कम कर देता है उसके डिकम्पोजिशन को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम नाइट्रेट्स को मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, हम इसे कलर मैचिंग टेक्निक से मेजर करते हैं। दोस्तों कलर के लिए हम इसमें कौन से कंपाउंड यूज करते हैं दोस्तों, कलर आने के लिए इसमें हम दो कंपाउंड यूज कर सकते हैं, या तो वो हमारा सल्फोनिक एसिड हो सकता है दोस्तों, या वो हमारा नेप्थमीन हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा इन दो कंपाउंड के नाम, कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि हम नाइट्रेट्स में भी ऐसे ही दो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जो नाइट्राइट्स जो होता है दोस्तों ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो हमारी बॉडी में नाइट्राइट्स की जरूरत, या पानी में किसी भी चीज में नाइट्राइट्स की जरूरत दोस्तों कितनी होती है, नील, यानी 0%। हमें चाहिए ही नहीं है नाइट्राइट्स, किसी भी चीज में नहीं चाहिए हमें नाइट्राइट्स। ठीक है दोस्तों,
कहीं की अगर हमें डिकम्पोजिशन स्लो करना हो या कम करना हो, उस जगह हम नाइट्राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अपना अगला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हमारा नाइट्रेट्स। तो दोस्तों अगला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा हमारा दोस्तों अगला है नाइट्रेट्स। दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं नाइट्रेट्स क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा NO3-। NO3- हमारा नाइट्रेट्स होता है। दोस्तों मैं बता दूं नाइट्रेट्स हमारा यूज क्यों होता है, ये हमारा कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हमारे ऑर्गेनिक मैटर के कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए यूज होता है। दोस्तों ये हमें इंडिकेट क्या करता है, नाइट्रेट्स हमें इंडिकेट करता है हमारा रिसेंट पॉल्यूशन हमारे पानी में। दोस्तों ये रिसेंट नहीं दोस्तों, सॉरी ये ओल्ड होगा, रिसेंट नहीं दोस्तों, क्या ये हमारा ओल्ड है। ये हमें क्या करता है, हमारे पानी में जो पुराना पॉल्यूशन है वो इंडिकेट करता है हमारा नाइट्रेट्स। अब दोस्तों इसे भी हम किससे मेजर करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक से। और दोस्तों इसमें जो कलर प्रोड्यूस करते हैं हम, कलर प्रोड्यूस किससे करते हैं, फिनॉल डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से। ठीक है दोस्तों, हमें इसमें कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिनॉल डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और हम दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, इसके हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों याद रखिए ये नाम, क्योंकि हमने नाइट्रेट्स में भी 2 नाम पढ़े थे और मैंने आपको बोला था कि याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आती है नाइट्रेट्स की सबसे मेन चीज, वो क्या है दोस्तों, अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में नाइट्रेट्स लेते हैं और वो किसी बच्चे को खिलाते हैं, मतलब हमारे किसी इन्फेंट्स होता है दोस्तों, कोई न्यू बॉर्न बेबी, तो दोस्तों कोई न्यू बॉर्न बेबी है और उसमें एक्सेस क्वांटिटी में नाइट्रेट्स पाया जाए, दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, उसे क्या हो सकता है, उसे वहाँ ब्लू बेबी डिसीज नाम की बीमारी हो सकती है। दोस्तों उसका साइंटिफिक नेम है मैथेमोग्लोबाइनेमिया। मैथेमोग्लोबाइनेमिया इसका साइंटिफिक नेम है। दोस्तों याद रखिए मैथेमोग्लोबाइनेमिया एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी है, तो हो सकता है एक बार फिर ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन, या मतलब आपको किसी और फॉर्म में ये मिल जाए क्वेश्चन, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हो सकता है SSC JEE में आ जाए, ESE में आ जाए। तो मैथेमोग्लोबाइनेमिया एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्या दोस्तों, ये हमारी ब्लू बेबी डिसीज का साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला केमिकल पैरामीटर। दोस्तों अगला केमिकल पैरामीटर है हमारा फेरस एंड मैग्नीज। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये अगर हमारे पानी में क्या है, फेरिक और मैग्नीज ऐड है, और उस समय अपने कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़ों का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, फीका पड़ जाता है, हम कह सकते हैं गायब हो जाता है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, ये कलर फॉर्मेशन करते हैं लाइक स्टेन्स, हमारे कपड़ों पे धब्बों की तरह कपड़े दाग बनने लग जाते हैं, किससे, फेरस एंड मैग्नीज से। दोस्तों मैं बता दूं फेरस और मैग्नीज के दोस्तों और क्या घाटा है, ये हमारे पानी में किसकी कमी कर देते हैं, ऑक्सीजन की, O2 की। कॉज लैक ऑफ O2 इन वाटर सैंपल, हमारे पानी में किसकी कमी कर देते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे पानी में, किसी वजह से, फेरस एंड मैग्नीज की वजह से। क्यों दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारा फेरस जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, पानी से, और दोस्तों वहां क्या फॉर्म कर देता है, वहां एक FeOH2 का PPT प्रेसिपिटेट बना लेता है और नीचे बैठ जाता है। और दोस्तों वही बात करें मैग्नीज की, तो ये ऑक्सीजन से दोस्तों, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, MnO2 बना लेता है, और वो भी PPT की फॉर्म में हमारे पानी में नीचे बैठ जाता है। तो हम कह सकते हैं दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, किसमें, पानी में, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक PPT बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे फेरस एंड मैग्नीज। अब देखते हैं अपना अगला केमिकल पैरामीटर। तो दोस्तों अगला केमिकल पैरामीटर है हमारा कॉपर। दोस्तों कॉपर के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही हमें पढ़ना है कि अगर कॉपर होता है हमारी बॉडी में दोस्तों एक्सेस में हो तो क्या करता है दोस्तों, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं हम इफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि दोस्तों हमारे कौन से होने वाले, हमारे लंग्स। दोस्तों ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है दोस्तों, क्या, हमारा कॉपर। ठीक है दोस्तों, हमें इसके बारे में सिर्फ यही पढ़ना है। अब बात करते हैं अपने अगले केमिकल पैरामीटर की, जो कि हमारा कुछ गैसेस होने वाले हैं, जिसमें पहली गैस है हमारी CH4। दोस्तों हमारी पहली गैस कौन सी होने वाली है दोस्तों, CH4 होने वाली है। तो दोस्तों CH4 क्या करती है ये दोस्तों, ये हमारी यूज होती है किसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में। दोस्तों CH4 हमारी किसमें यूज होती है, यूज इन
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और दोस्तों जो हमारी CH4 होती है वो क्या होती है, वो एक्सप्लोसिव होती है नेचर में, एक्सप्लोसिव इन नेचर। और दोस्तों ये CH4 हमें मिलती कहाँ है, ये दोस्तों सीवेज के पास मिल जाती है आपको, सीवेज के पास, सीवर्स के पास, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें ऐसी जगह मिल जाती है क्या, हमारी CH4। ये था हमारा अगला केमिकल पैरामीटर, ठीक है दोस्तों। अगला पैरामीटर क्या है दोस्तों, ये हमारा अगला पैरामीटर है हमारा CO2। अगला केमिकल पैरामीटर दोस्तों हमारा CO2। CO2 भी एक गैस है जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों। ये भी हमारी किस में हेल्प करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, सेम CH4 की तरह। दोस्तों इनसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं, और ना ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी है, ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है ना कभी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी खत्म करा दूं, फालतू में आपका कोर्स ना बढ़े, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो CO2 होती है हमारी, वो कैसी होती है दोस्तों, हमारी कोरोसिव होती है नेचर में, कोरोसिव होती है दोस्तों ये हमारी नेचर में। और क्या करती है दोस्तों, ये हमारा पानी के अंदर कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है। और दोस्तों और क्या पता है हमें CO2 के बारे में, जैसा कि दोस्तों हमने अल्कलिनिटी में पढ़ा था, अगर हमारे पानी के संग H2O के संग CO2 रिएक्ट कर जाए तो दोस्तों ये क्या करती है, ये अल्कलिनिटी फॉर्मिंग कंपाउंड्स, अल्कलिनिटी क्रिएटिंग कंपाउंड्स फॉर्म कर लेती है। मीन्स जो अल्कलिनिटी पैदा करते हैं हमारे में, अल्कलिनिटी फॉर्मिंग कंपाउंड जो हमारे पानी में अल्कलिनिटी फॉर्म करते हैं दोस्तों। मेजर कंपाउंड कौन से थे हम जानते हैं, पहला था हमारा कार्बोनेट, दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा था हमारा बाइकार्बोनेट, पहला था हमारा कार्बोनेट, दूसरा था हमारा बाइकार्बोनेट, और तीसरा कौन सा दोस्तों, तीसरा था हमारा हाइड्रोक्साइड OH-। ये तीन मेजर अल्कलिनिटी फॉर्मिंग कंपाउंड्स है। और दोस्तों ये तीनों किस से फॉर्म होते थे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फॉर्म होते थे हमारे H2O में, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अपना अगला केमिकल पैरामीटर, जो कि हमारा ऑक्सीजन। तो अगला केमिकल पैरामीटर है दोस्तों हमारा क्या, ऑक्सीजन। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली, हमारे क्या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी यूजफुल होने वाली, क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। और दोस्तों हम कहते हैं पानी को साफ कर सकती है, इसलिए हमारी ऑक्सीजन बहुत यूजफुल होने वाली है। दोस्तों हम ऑक्सीजन के बारे में यहाँ थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में भी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, और अपने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ O2 के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारा सैचुरेशन डिजॉल्व O2 क्या होती है, ये दोस्तों हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर। दोस्तों हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो पानी में डिजॉल्व हो सकती है।